नमस्कार, मंथन में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को राजनीतिक दंगल ऐसा देखने को मिला कि कुछ पूछिए मत। सवाल यह है कि इस दंगल से किसका मंगल होगा। मायावती के जो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, पहले बात कर लेते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। मौका था लखनऊ में जो ब्राह्मण सम्मेलन जो हुए हैं प्रदेश भर में, उनका समापन का मौका था। और मायावती जिस तरीके से नज़र आई, तस्वीरें आप देखिए, वो बहुत ही उत्साहित नज़र आई। साथ में सतीश मिश्रा और उनकी पत्नी भी हैं। और ये समापन के अवसर पर जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुए ना उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण सम्मेलन नाम शुरू में दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी ना कि कोई जाति सम्मेलन नहीं होंगे, तो उसके तहत इन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में किए। आज उसका लखनऊ में समापन था और बहुत दिनों के बाद बहन कुमारी मायावती इस किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आई। कोरोना काल लगभग 1.5 साल के बाद वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई और उन्होंने एक तरीके से ये इसका समापन जो भाषण दिया वो बहुत गौर करने वाला था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि 2022 का चुनाव है और तमाम सर्वे, तमाम राजनीतिक पंडित बसपा को बहुत कम आंक रहे हैं, बहुत कम करके आंक रहे हैं। तो इस पूरे सम्मेलन में देखने को मिला कि मायावती ने राम और परशुराम का कॉम्बिनेशन बनाया। इस सम्मेलन में मंत्रोच्चारण किया गया, शंखनाद हुआ, मायावती को त्रिशूल दिया गया। और जिस तरीके से ये तस्वीरों में देखिए, सतीश मिश्रा की पत्नी हैं, मायावती को त्रिशूल दे रही हैं। तो एक तरीके से जो 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग 2022 में की जा रही, ये तस्वीरें देखने को मिली। जरा वो एम्बियंस भी सुनिए, वो आवाज़ सुनिए जो आपको एक नए कोण देगी उत्तर प्रदेश की राजनीति को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम और हर हर महादेव। पहली बार बसपा की किसी कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगा। भाजपाई सही कहते हैं कि अब सबको राम की शरण में आना पड़ेगा, भले ही राजनीति के लिए। वैसे हम सब राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, लेकिन अब चुनावी बैतरणी भी राम ही पार लगाएंगे, जैसे बीजेपी की उन्होंने पार लगाई। तो परशुराम, श्री राम और परशुराम का जो कॉम्बिनेशन, जो नारे लगे, वो बिल्कुल एक अद्भुत एम्बियंस दे गए उत्तर प्रदेश की राजनीति को। एक ऐसा दृश्य दिखा गया, बड़ी बेहतरीन तस्वीरें हैं, आप देखिए। और ब्राह्मणों का चेहरा, सतीश मिश्रा उनकी पत्नी, पूरा बिल्कुल ये बिल्कुल दृश्य आपका, चंदन लगाए ब्राह्मण, रुद्राक्ष पहने ब्राह्मण। और ये भी जो 2022 का जो चुनाव है उसके तहत जो सोशल इंजीनियरिंग की, उसमें श्री राम और परशुराम एक नया नारा लेकर आए। उसी तरह वो 2007 की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती वो भी नहीं भूली, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ये नारा भी दिया गया। त्रिशूल, मुकुट, चंदन, रुद्राक्षधारी बाबा, सब कुछ दिखे यहाँ पर। और बहन जी ने एक साफ कर दिया, एक बार बहन जी ने इस सम्मेलन में साफ कर दिया कि इस बार अगर सत्ता उन्हें मिलेगी तो वो मूर्तियां नहीं लगवाएंगी, स्मारक नहीं बनवाएंगी। ये बहन मायावती पर आरोप लगते हैं कि वो जनता का बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा जो है ना, वो स्मारकों पर लुटा देती हैं। जनता के जो उपयोग में आने वाले जो कार्य, विकास कार्य, वो नहीं कराते। विरोधी हरदम उन पर निशाना साधते रहे। एक आरोप उन पर टिकट बेचने का भी लगता है, उस पर तो कोई बात नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बात कही। और जो सबसे अहम बात थी ना, उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन का जो आवरण था उसको एक तरीके से उतार फेंका और कह दिया कि ब्राह्मणों के लिए हम बहुत कुछ हमने किया है, बहुत कुछ हम करेंगे। और जब हमारी अगर सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में आ जाती है तो ब्राह्मण को सुरक्षा हम ही देंगे। अब सुरक्षा का प्रश्न कहाँ से आया? पिछले दिनों भाजपा के अंदर जो ब्राह्मण हैं, उसके अलावा जो बाहर ब्राह्मण हैं, सब ने एक स्वर में कहा कि योगी बाबा के राज में ब्राह्मणों पर बड़ा खतरा है। अब इसके राजनीतिक मायने थे, अंदर वाले ब्राह्मणों के भी, बाहर वाले ब्राह्मणों के। लेकिन अब जरा बहन मायावती को सुनिए, फिर हम 2017 की माफ़ कीजिएगा 2007 की जो सोशल इंजीनियरिंग थी ना, उसको हम 2022 से तुलना भी करेंगे। जरा सुन लीजिए बहन कुमारी मायावती को।
जबकि बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही इन पर कोई भी जुल्म जाति आदि नहीं होने दी है तथा इनकी रोटी रोजी का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने तथा सरकार बनने पर मंत्री आदि बनाने के मामले में भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया है। बिल्कुल ठीक करें बहन कुमारी मायावती, बिल्कुल ठीक करें, हम उनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। वो कह रहे हैं कि रोजी रोटी की व्यवस्था की है ब्राह्मणों की। अब ब्राह्मण ही जाने कि कितने ब्राह्मणों को रोजी रोटी मिली। गरीब पंडित जो कथा बाँच के अपना जीवन काट रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनको कितनी रोजी मिली बसपा की सरकार में हमें पता नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, बड़े पद उन्होंने बड़े ब्राह्मणों को दिए, विधायक बनाया, सांसद बनाया, पार्टी में सर्वे सर्वा बनाया, काफ़ी ताकत दी सतीश मिश्रा को। वो भी ब्राह्मण है निश्चित तौर पर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, उनके ब्राह्मण होने पर कोई संदेश नहीं। हाँ, पिछली सरकार की याद दिला दें, बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अकेले सतीश मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव हैं इस दौर में, पहले भी बहुत ताकतवर नेता थे, अभी भी हैं। तो अकेले सतीश मिश्रा के परिवार में 32 लाल बत्तियां थी, 32 मतलब 32 मंत्री स्तर के अधिकारी, मतलब पूरी आधी सरकार सतीश मिश्रा के घर ही में थी। तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों का बहुत भला किया बहन जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं कर रही हैं। और आगे भी कह रहे हैं कि रोजी रोटी में क्या इंतजाम किया। हो सकता है कि सतीश मिश्रा उनके रिश्तेदारों की रोजी रोटी बहुत बढ़िया चली हो, लेकिन मुझे और ब्राह्मण बहुत ज़्यादा फले फूले नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एक और सवाल उठता है कि 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी, क्या 2022 में वही सोशल इंजीनियरिंग काम आएगी? कानपुर से मुझे इसमें थोड़ा संदेह दिखता है, क्योंकि अब दूसरे तरीके की राजनीति है। तब मोदी और योगी का उदय भारतीय राजनीति में नहीं हुआ था, अमित शाह भी नहीं थे। वो दौर ऐसा था जो राष्ट्रीय फटल की राजनीति थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी ताकतवर नहीं थे, देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी ताकतवर नहीं थे। तो एक तरीके से जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला चल गया। अब तो हालत ये है ना कि गैर जाटो जो दलित है वो भी बीजेपी की ओर पिछले 2014, 2017, 2019 के चुनावों में जा चुका। तो अब बहन जी पता नहीं कौन सा फार्मूला 2022 में लेकर आई हैं, मुझे इस फार्मूले पर थोड़ा शक है। खैर बहन जी हैं, उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। स्मारक को लेकर बड़ी सफाई दी है। स्मारकों को लेकर हरदम जो बसपा के विरोधी हैं ना, उन पर सवाल उठाते रहे हैं, तीखे तीर छोड़ते हैं। स्मारक को लेकर बहन जी ने क्या किया, क्या कहा और क्या करेंगे, वो भी सुन लीजिए। कि अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। ठीक बात है, स्मारक पे उन्होंने बात की, भरोसा दिलाया कि नहीं भाई हम स्मारक नहीं बनवाएंगे, जनता का ही काम करेंगे। पूरी रिपोर्ट आप ब्रेक के बाद देखिएगा। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर है। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स की कानून व्यवस्था की रैंकिंग में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर और गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है। उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। 1,60,000 कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स होंगे लाभान्वित।
सरकारी डिग्री कॉलेजों के लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए मोबाइल टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। योजना में आएगा लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च। कोविड महामारी के दौरान पुलिस, राजस्व तथा ग्राम विकास विभाग के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन विभाग के विभिन्न पदों पर तैनात कर्मचारियों को 10,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। राज्य में बिजली बिलों के फिक्स चार्ज और विलंब भुगतान अधिभार में 3 महीने की मिलेगी छूट। धामी सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को मिलेगा लाभ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के लाभ से वंचित 33,216 बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए 49 करोड़ 42 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के साथ ही प्रभावितों को राहत राशि के चेक दिए। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि 150 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बात और ब्रेक के दौरान हमें याद आ रही थी कि जो बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ है ना, वो ब्राह्मणों को पानी पी पी के गाली देने के बाद ही हुआ है। उन्हें मनवादी कहना, उन्हें तरह तरह के आरोप लगाकर उनके खिलाफ माहौल बनाकर ही बहुजन समाज पार्टी की जड़ें रोपी गई हैं। काशीराम जी कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दलितों के हक की बात किया करते थे। ऐसे ऐसे उस पर बनी ये बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती कह रही हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ आए, उनकी फिर ज़रूरत पड़ गई है। कहाँ थी इतने वर्षों तक? 2007 से 2012, 2012 से 2017, 21, चलिए 2007 में उन्होंने बहुत सारे पद सतीश मिश्रा के परिवार को दे दिए, लेकिन उसके बाद अब कहाँ थी वो? निकलती तो है नहीं। इस पर भी उन्होंने कहा कि भाई हम इसलिए नहीं निकलते कि हमारे लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी, कार्यकर्ताओं पे सरकार उत्पीड़न कर देगी, इसलिए हम नहीं निकलते। ये बहन जी का अपना तर्क हो सकता है, लेकिन जनता के गले नहीं उतरता। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 21% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं, जो मायावती का कोर वोट माना जाता है, और उसमें 11% जाटव हैं, जो कोर में भी कोर वोट है। तो इन पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बाकी दलित मायावती के पास है, इस बात को लेकर थोड़ा सा संदेह है। अब जो दो तस्वीरें हैं, एक तरफ मायावती लखनऊ में लगातार जो चुनाव का माहौल और उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्म कर रही हैं, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, सब जानते हैं इन्हें, अभी बंगाल में मुंह की खाए हैं ये, अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। हालांकि ये बहुत तुनक जाते हैं जब इनसे पत्रकार ये सवाल कर देते हैं कि आप बी टीम है, तो ये एक तरीके से आक्रोशित हो जाते हैं, झपट पड़ते हैं ये ओवैसी साहब। ये हैदराबाद के निज़ाम भी इनको हम कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाले उनको कहते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम ओवैसी साहब। तो कुल मिलाकर हैदराबाद के निज़ाम ओवैसी साहब आज अयोध्या गए थे। रुदौली एक वहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण जगह है अयोध्या जनपद की, वहाँ उनके कार्यक्रम थे, और उन कार्यक्रमों में उन्होंने यूपी के मुसलमानों को संदेश दिया, सपा पर सवाल उठाए, मुजफ्फरनगर के दंगों के जख्म भी कुरेदे, लेकिन अयोध्या का नाम उन्होंने नहीं लिया। बार बार वो फैजाबाद ही कहते रहे, उनके मुंह से फैजाबाद ही निकला है। जबकि 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का नाम, जो जिला है ना उसका नाम अयोध्या रख दिया, फैजाबाद को इतिहास से मिटा दिया, उसे गुलामी का प्रतीक बताया, मुगलों की गुलामी का प्रतीक बताया और उसे नाम से हटा दिया। लेकिन ओवैसी साहब कहाँ मानने वाले थे? उन्होंने अयोध्या
कि जो एक अयोध्या का परिपथ है ना, सर्किट, राम सर्किट में खड़े होकर उन्होंने एक मुसलमानों को संदेश दिया और ये बार बार कहने की कोशिश की, नहीं मैं अयोध्या नहीं फैजाबाद आया हूँ। बार बार उन्हें इस बात पर जोर दिया। इनके पीछे एक राजनीतिक मायने हैं। मुसलमानों के दिमाग में एक अलग तरीके का एक इम्प्रेशन डालने की उन्होंने कोशिश की। वहाँ पर जो अयोध्या में उनके स्वागत के पोस्टर लगे थे उसमें भी फैजाबाद लिखा हुआ था, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि ये अयोध्या है। इन पोस्टरों को लेकर एतराज हुआ, पुलिस तक बुला ली गई, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई, राजनीति भी गर्मा गई। ये खबर सतह में नहीं है, ये अंदर अंदर चलती रही। इसके बयान अब आने शुरू हुए देर शाम से, लेकिन ये खबर हुई। तो यही हम कहते हैं ना कि मंथन में आपको खबरों की खबर हम बताते हैं, अंदर क्या चीज़ें चल रही थी और क्या हुआ, उसका राजनीति में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जरा इसको देखिए, पूरी कथा काया ये क्या हुआ रुदौली में, अयोध्या में। ओवैसी अयोध्या दौरे पर तो रहे, लेकिन इनके जहन से फैजाबाद का नाम नहीं मिट रहा। यही कारण है कि उन्होंने एक बार फिर नहीं कहा कि मैं अयोध्या जा रहा हूं, जबकि ये जरूर कहा कि मैं फैजाबाद के रुदौली जा रहा हूं। ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान होता नहीं दिखाई दे रहा, बशर्ते मुस्लिम वोटों के बिखराव का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। ओवैसी को राम की नगरी अयोध्या से गुरेज है और यही कारण है कि ओवैसी ने इतिहास के पन्नों में दर्ज फैजाबाद को फिर से ताज़ा करने का प्रयास किया है। साथ ही बैनर्स में फैजाबाद लिखाकर सियासी उन्माद बढ़ाने का प्रयास किया। ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। अब फैजाबाद की तारीख इनको नहीं मालूम। आपको बता दें कि फैजाबाद का नाम बदलकर योगी सरकार ने अयोध्या रख दिया है और वो भी 3 साल पहले, यानी नवंबर 2018 में ही फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। लेकिन ओवैसी के दिलो दिमाग पर अभी तक फैजाबाद ही बसा हुआ है। हालांकि साधु संतों ने भी ओवैसी के इस बयान की निंदा की है। आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। अयोध्या हमारी आन, मान और शान की प्रतीक है। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होते ही मोदी ने भी इशारों में बाबरी मस्जिद ढहने का जिक्र कर दिया था, लेकिन ओवैसी को ये नागवार गुजरा था। भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए, इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ। अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ। वहां पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया। ओवैसी साहब भले ही अयोध्या का नाम अपने मुंह से लेने से गुरेज कर रहे हों, लेकिन बाबरी मस्जिद की कसक कहीं ना कहीं उनके अंदर दिखाई दे रही है और शायद यही मुद्दा लेकर ओवैसी मुस्लिमों के पास जाने की शुरुआत अयोध्या से कर चुके हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो बंगाल में दाल गली नहीं और यूपी में भी जनाब ने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए। कह रहे हैं कि 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। करीब 56 जो जिले हैं वहाँ हमारा नेटवर्क है, हम तैयार हैं। और किसे नुकसान ये करेंगे, किसे फ़ायदा पहुँचेगा, ये तो सभी को पता है कि किस लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं। लेकिन एक अहम बात और कि ओवैसी साहब ने कुख्यात अतीक अहमद, जो इस समय गुजरात की जेल में बंद हैं, उनकी पत्नी और बहन को आज अपनी पार्टी ज्वाइन करा दी। गजब है। ये छोटे दल जो है ना, छोटे कहेंगे बहुत बुरा लग जाता है ओवैसी साहब को कि हमें छोटे मत कहो। ये करते हैं, अपराधियों को शेल्टर देते हैं, चाहे अपना दल हो, चाहे पीस पार्टी हो, चाहे सुहेलदेव पार्टी हो, ये लोग करते हैं इस तरह का काम। चलिए एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक और बयान बहादुर साक्षी महाराज ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे आपको।
के न्यूज, खबरों का सारथी। 19 मार्च का दिन मुझे भूल नहीं सकता। डिपार्टमेंटल ऑर्डर आया था कि अभी आप स्कूल बंद कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जब लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस ईज हुई तो मेरे स्टाफ ने बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो जब हमने 12वीं क्लास के बच्चों की देखी अटेंडेंस ऑनलाइन क्लासेस पे, तो हमें पता चला कि एक बच्ची लक्ष्मी बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है। पहले तो मतलब जब पापा थे तब तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि सारा काम मेरे पापा करते थे। लेकिन जब पापा की डेथ हुई फिर मम्मा ने हम दोनों को संभाला है। मेरी मम्मा की ना तबीयत ख़राब हो गई थी जब क्या बोलते कोरोना जब ये स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के बाद, तो मैंने सोचा कि अब मेरे को जॉब करनी चाहिए। फिर एकदम से मैम का कॉल आया और वो मुझे बोलने लगी कि मैम मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी इस हालात में, क्योंकि मुझे सुबह से शाम तक तो नौकरी करनी पड़ती है और फिर घर आ जाती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। फिर हमने डिसाइड करा कि रात को हम लोग उसको वर्कशीट्स भेजा करेंगे। हम उसको दिन में व्हाट्सएप कर देते थे, मगर वो शाम को उसको जब फ़ोन मिलता था तो वो वर्कशीट्स देखती थी और फिर सुबह ऑफिस जाती थी। जब वो 9 बजे तो स्कूल से होकर निकलती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जिस टीचर से उसको डाउट होता था उससे वो पूछ लेती थी। लक्ष्मी दिन में नहीं पढ़ सकती तो टीचर शाम को भी उसके साथ जूम क्लास ले लेती है उसके कन्वीनियंट टाइम पर। मैं ज़रूर चाहूँगी कि पूरा समाज ये समझे कि टीचर्स वाकई बहुत मेहनत कर रही हैं इन बच्चों को ऊपर लाने के लिए, और इन बच्चों की अगर ज़िंदगी अच्छी हो जाती है तो ये दैट इज मोर देन एप्रिसिएशन फॉर अस। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ओवैसी साहब ने मुसलमानों के जख्म कुरेद कर जो एक उत्तर प्रदेश में एक आग जलाने की कोशिश की। साक्षी महाराज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। महाराज ने उस आग में घी डाल दिया। सुनिए जरा। जब दवा डाली जाती है तो कुछ लोगों को बिलबिलाहट होती है, तो दवा ठीक काम कर रही है, इसलिए मैं इस संदर्भ में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। महाराज जी, सपा सरकार में मंत्री थे मनोज पांडे, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को गाली देनी चाहिए और जो अखिलेश यादव हैं उनकी जय जयकार करनी चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र भाई मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत करके इतना बड़ा विकास का कार्य किया है। विरोधियों के पास विरोध करने के अलावा, या यूँ कह सकता हूँ खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति में है, वरना किसी मामले में सामना करने। तो मायावती जब मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ की राजनीति की गोटे बिछा रही थी तो यूपी में एक तरीके से योगी ने भी कुछ आज एक अलग तरीके का जो स्वास्थ्य मिशन को लेकर उन्होंने आंगनबाड़ी को लेकर पोषण सप्ताह को लेकर वो भी किया। ये भी एक आज खबर थी। लेकिन जाते जाते हम आपको 2 तस्वीरों के साथ में छोड़ जाएंगे। ये तस्वीरें पहले देख लीजिए। इन तस्वीरों में एक मथुरा की है और एक मध्य प्रदेश के दमोह की है। ये 2 तस्वीरें हैं, बड़ी मार्मिक तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो आप बाईं तरफ तस्वीर देख रहे हैं, वहाँ बारिश को लेकर ये देखिए कैसी कुप्रथा है, कैसा अंधविश्वास है कि बारिश को लेकर छोटी छोटी बच्चियों को उनके कपड़े हटाकर उन्हें घुमा दिया गया। मैं कहीं भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या उनके साथ किया गया। वो निर्वस्त्र हैं, उन बच्चियों को घुमा दिया गया। कहते हैं प्रथा है इसकी, जब ये ऐसा किया जाएगा तो बारिश होगी। अशिक्षा,
अज्ञानता। और दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की मथुरा की। मथुरा में एक ऐसा परिवार है, बड़ी बड़ी राजनीति, ओवैसी साहब बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। ओवैसी साहब ने अयोध्या से डंका बजा दिया है, लखनऊ में भी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं, गरीबों की मजलूमों की बातें करते हैं। कि इस परिवार को कोई रोटी देने वाला नहीं है। ये बाढ़ से घिरा परिवार है और भूखों 3-4 दिन से मर रहा है। तो ऐसी तस्वीरें, राजनीति क्या इसके लिए नहीं होनी चाहिए? राजनीति क्या इस अशिक्षा और इस अंधकार के लिए नहीं होनी चाहिए? राजनीति का इस भूखे को रोटी देने का माध्यम नहीं होना चाहिए? ये 2 तस्वीरें हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। इस दिन भगवान